हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और आज के डेली पीसीएस जीके एंड करंट अफेयर विद एमसीक्यूज प्रोग्राम में हम 17 फरवरी 2024 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है, देखिए, निम्न में से किस देश में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का ऑफिस स्थापित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात में। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। हाल ही में आबू धाबी में जो ऐलान मोदी कार्यक्रम हुआ, पीएम मोदी अभी दुबई की यात्रा पर हैं, तो वहीं पर ऐलान मोदी कार्यक्रम जो है आबू धाबी में हुआ, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी में। और यहीं पर घोषणा की गई कि सीबीएसई का ऑफिस कहाँ खोला जाएगा? दुबई में खोला जाएगा। तो यूएई में जो स्कूल हैं उनमें 1.5 लाख से ज्यादा भारतीय बच्चे जो है वो पढ़ते हैं। और अभी कुछ समय पहले आईआईटी दिल्ली का कैंपस भी जो है वो आबू धाबी में खोला गया था। सीबीएसई के बारे में अगर बात करें तो सीबीएसई के जो स्कूल हैं करीब 24,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, जिनमें 26 देशों में 240 स्कूल जो है वो भारत के बाहर 26 देशों में भी हैं। और ये सूचना आपको जैसे मालूम ही होगा, जो 10वीं 12वीं के एग्जाम दे रहे हैं तो उनके 15 फरवरी से एग्जाम जो है शुरू हो गए हैं सीबीएसई के। पीएम मोदी जो है यूएई की यात्रा पर गए हुए हैं। यूएई वहां पर उन्होंने कुछ और भी कार्यक्रम उनके हुए हैं, जैसे कि भारत मार्ट का शिलान्यास किया है दुबई में। और स्वामी नारायण मंदिर, पूरा नाम है बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर, तो अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर ही ये मंदिर वहां पर बनाया गया है। और इस मंदिर का उद्घाटन किया है आबू धाबी में। आबू धाबी यूएई की राजधानी है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? आबू धाबी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मंदिर का उद्घाटन किया है, तो दुबई का पहला, आबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर जिसका नाम है बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर। साथ ही भारत मार्ट का उद्घाटन किया है और दुबई में सीबीएसई के ऑफिस खोलने की घोषणा की गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, काजी नींबू फल ये किस राज्य के राजकीय फल के रूप में इसको मान्यता दी गई है? काजी नींबू फल को ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, असम या त्रिपुरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है असम। तो असम के राज्य फल के रूप में काजी नींबू फल को मान्यता दी गई है। ये खट्टे नींबू होते हैं, जिनको एक स्पेशल प्रकार के काजी नींबू फल इनको बोला जाता है। असम में ये पैदा होता है। इसके अनेक स्वास्थ्य लाभ बताए जाते हैं। और 2019 में इसको जीआई टैग भी मिला था, इसको काजी नींबू को। असम के बारे में बात करें तो असम का जो राज्य पशु है वो एक सींग वाला गेंडा है। असम का राज्य पक्षी सफेद पंखों वाले बत्तख है। और राज्य वृक्ष होलांग है। और राज्य फूल फॉक्सटेल ऑर्किड है। असम की राजधानी क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। असम की राजधानी ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न देखें, किसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है दलवीर भंडारी, नवाब सलाम, रॉनी अब्राहम, पैट्रिक लिप्टन रॉबिन्सन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? नवाब सलाम। ये लेबनान से जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश थे और अब ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो पहले लेबनान के राजनयिक, न्यायविद और एकेडमिक के रूप में भी इनको जाना जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 27वें अध्यक्ष चुने गए हैं। इससे पहले ये जो है 9 नवंबर 2017 को ये 2018 से लेकर के 2027 के लिए 9 वर्ष के लिए ये चुने गए हैं क्या? आईसीजे में जज। तो अब इन्हीं को क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया है। तो 2007 से 2017 तक ये न्यूयॉर्क में यूएन में लेबनान के राजदूत के रूप में, स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे थे। फिर 2018 से 2027 के सेशन के लिए जज भी हैं और अब ये अध्यक्ष भी रहेंगे। तो इनको अध्यक्ष कब चुना गया? 6 फरवरी 2024 को इनको आईसीजे का अध्यक्ष चुना गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इमरजेंसी लगा दी गई है। किस देश में इमरजेंसी लगाई गई है? ऑप्शन ए त्रिनाद एंड टोबैगो, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी बारबाडोस, ऑप्शन डी सोमालिया। तो सही उत्तर क्या होगा? त्रिनाद एंड टोबैगो।
तो त्रिनिदाद और टोबैगो में इमरजेंसी घोषणा की गई है। क्यों की गई है? तो इसमें यहाँ के प्रधानमंत्री ने जो इमरजेंसी की घोषणा की है उसके पीछे कारण एक तेल रिसाव को माना जा रहा है। एक जहाज से हुए तेल रिसाव के कारण जो है यहाँ पर इमरजेंसी लगाई गई है। तो समुद्र में जहाज पलट गया और वहां पर जो है समुद्र तट पर काफी तेल रिसाव हुआ, उसके कारण क्या हुआ? पर्यावरण को क्षति हुई है। तो इस पर्यावरणीय क्षति के कारण यहाँ पर जो है आपातकाल की घोषणा की गई है, क्योंकि इससे जो है त्रिनिदाद और टोबैगो की अर्थव्यवस्था पर, उसके पर्यटन क्षेत्र पर भारी नुकसान उसको पहुंच रहा है और अभी इसकी जांच चल रही है। देखा जाएगा कि जो है क्या परिस्थितियां सामने आती हैं। तो जैसे इसके बारे में कुछ और नया अपडेट आएगा तो हम उससे भी आपको अवगत करा देंगे। तो जहाज कैसे आया, जहाज की उत्पत्ति, उसका क्या उद्देश्य था, कैसे क्यों वो जो है जहाज वहां पलट गया, तो ये सब अभी जो है स्पष्ट नहीं है। तो इन सब चीजों की जांच चल रही है कि ये कोई अवैध गतिविधि थी या कोई जो है आतंकवादी गतिविधि से ऐसा तो नहीं हुआ है। तो इन सब के पीछे जांच भी बैठा दी गई है और साथ ही देश में इमरजेंसी की घोषणा की गई है त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री के द्वारा। कौन है यहाँ के प्रधानमंत्री? कैथ रॉबले। कैथ रॉबले यहाँ के पीएम है। ये कैथ रॉबले। राजधानी क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन। राष्ट्रपति कौन है? क्रिस्टियन कार्ला कंगालो, ये राष्ट्रपति हैं। मुद्रा क्या है? त्रिनिदाद टोबैगो डॉलर, TTD, त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर, ये यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। क्लियर? अगला प्रश्न देखें। गुप्तेश्वर वन को किस राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी नागालैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उड़ीसा। तो गुप्तेश्वर वन जो है उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? कोरापुट जिले में। यहाँ पर एक गुप्तेश्वर शिव मंदिर भी है, उसी के पास, उसी में ये गुप्तेश्वर शिव मंदिर जो है गुप्तेश्वर वन में ही स्थित है। इसके अलावा उड़ीसा में जो 3 और स्थल हैं जैव विविधता विरासत स्थल, वो कौन कौन से हैं? क्योंकि ये चौथा है, गुप्तेश्वर कौन सा? 4th नंबर का। तो इससे पहले कंधमाल जिले में मंदसारी, फिर गजपति जिले में महेंद्रगिरी वन और बारागढ़ बोलांगीर जिले में गंधमर्दन। तो ये 3 भी पहले से जो है उड़ीसा के अंदर जैव विविधता स्थल है, मंदसारी, महेंद्रगिरी और गंधमर्दन। अब चौथा क्या हो गया? गुप्तेश्वर वन। तो जैव विविधता के जो स्थल होते हैं, जैव विविधता विरासत स्थल, ये ऐसे स्थल होते हैं जिनमें प्राकृतिक, अर्ध प्राकृतिक और मानव निर्मित आवासों का मिश्रण होता है, जिसमें एक साथ जीवन के विभिन्न रूपों की महत्वपूर्ण विविधता देखी जाती है। क्या होती है? यहाँ पर बहुत अधिक डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, विविधता। ठीक, तो इसीलिए इनको जो है जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया जाता है। किस नियम के तहत करते हैं? तो जैव विविधता अधिनियम, जो कि सन 2002 में पारित हुआ था। जैव विविधता अधिनियम की धारा 37 के तहत जैव विविधता विरासत स्थलों को घोषित किया जाता है इनके संरक्षण के लिए। यहाँ पर जो जैव विविधता पाई जाती है उसके संरक्षण के लिए ऐसा किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? टाटा स्टील, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अडानी ग्रुप। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो है ये मुकाम हासिल किया है। 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस का हो गया है। तो रिलायंस जो है भारतीय कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। रिलायंस एनर्जी सेक्टर में काम कर रही है, पेट्रोकेमिकल में, कपड़ा में और नेचुरल रिसोर्सेज में, खुदरा, दूरसंचार, बहुत सारे क्षेत्रों में रिलायंस जो है काम कर रही है, आप सभी जानते हैं। तो रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है हमारे देश की और पहली सबसे बड़ी कंपनी बन गई है जिसका मार्केट कैप कितना हो गया? 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस समय। ओनर कौन है? मुकेश अंबानी है, प्रेसिडेंट भी हैं। किसने स्थापना की थी? धीरू भाई अंबानी जी ने की थी। कब की थी? 1957 में। कहाँ पर? महाराष्ट्र, मुंबई में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। तो ये मेन बातें याद रखेंगे, ठीक है। रिलायंस का मुख्यालय मुंबई में, कंपनी बनी 1957 में। किसने बनाई? धीरू भाई अंबानी जी ने। अभी कौन है इसके ओनर? मुकेश अंबानी, इन्हीं के बेटे, और प्रेसिडेंट भी यही है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, केपी नाम्बियार पुरस्कार हाल ही में दिए गए। केपी नाम्बियार पुरस्कार, तो इससे किसको सम्मानित किया गया है?
डॉक्टर केसिवन या एस सोमनाथ या वी आर ललितांबिका और रितु करिधाल। तो केपी नाम्बियार पुरस्कार किनको दिया गया है? एस सोमनाथ जी को दिया गया है। ये कौन है? हमारे इसरो के चेयरमैन हैं। इसरो यानी अंतरराष्ट्रीय इसरो जो है वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। तो इनको दिया गया है केपी नाम्बियार पुरस्कार। ये पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में अग्रणी IEEE जो केरल अनुभाग के संस्थापक हैं, अध्यक्ष रहे केपी नाम्बियार के नाम पर यह दिया जाता है। अब ये एस सोमनाथ जी को क्यों दिया गया है? हाल ही में आपने सभी ने सुना था, सभी जानते हैं, चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, जिसके पीछे इसरो चेयरमैन की एक बड़ी भूमिका थी। तो चंद्रयान 3 की भूमिका के लिए इनको ये केपी नाम्बियार पुरस्कार दिया गया है। इसरो की बात कर लेते हैं। इसरो मुख्यालय कहाँ है इसरो का? बेंगलोर में। बेंगलोर कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। इसके अभी अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं, श्रीधर सोमनाथ। इसरो की स्थापना कब हुई थी? सन 1969 में। तो इसरो की स्थापना वर्ष जरूर याद रखेंगे। हाल फिलहाल में चंद्रयान 3 चर्चा में रहा। भारत ने चंद्रमा पर जो है सफल लैंडिंग की। कहां पर की? दक्षिणी ध्रुव पर। तो वो भी आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना अधिक बन जाती है। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है, उसके अध्यक्ष अभी श्रीधर सोमनाथ हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में बिहार में जो है राजनीतिक घटनाक्रम घटा, उथल पुथल हुई, तो दोबारा से 9वीं बार जो है नीतीश कुमार सीएम बन गए बिहार के, पर सत्ता पलट गई, फिर से वही सीएम बन गए। अब ये बताना है विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये आपको बताना है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव, जीतन राम मांझी, तेजस्वी यादव या गिरिराज सिंह। तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं नंद किशोर यादव। ये हैं नंद किशोर यादव, यहाँ बीच में जो देख रहे हैं, और तेजस्वी यादव, इन्हें विपक्ष का नेता बनाया गया है। नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देकर के फिर से सीएम ही बने। तो क्या होता है कि यहाँ पर पहले जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन था। जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन से सरकार चल रही थी, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ही थे। उससे कुछ समय पहले जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था। ये सब 2020 के चुनाव के बाद से चल रहा है। एक ही सरकार है, एक ही बार चुनाव हुए हैं, उसके बाद तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार। तो पहले जेडीयू और बीजेपी ने सरकार बनाई, फिर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, फिर जेडीयू और आरजेडी के साथ सरकार बनाई नीतीश कुमार ने, फिर वही सीएम बन गए। और अब जेडीयू आरजेडी से अलग होकर के फिर से बीजेपी के साथ चली गई है, और नीतीश कुमार फिर से सीएम बन गए हैं, और तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता और नंद किशोर यादव जो है स्पीकर चुने गए हैं। क्लियर है? तो ये स्थिति आप याद रखेंगे, किस तरह से बिहार में जो है उलटफेर हुआ है। तो वहां सत्ता का उलटफेर चलता रहता है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में समाचारों में देखा गया कुस्कुटा डोडर। कुस्कुटा डोडर क्या है? ये एक आक्रामक खरपतवार है, या यह एक मछली है, या यह एक वायरस है, या यह एक मकड़ी है? तो ये एक जो है आक्रामक खरपतवार है, वीड है। वीड होते हैं खरपतवार। अब खरपतवार का क्या मतलब है? जो अनवांटेड प्लांट होते हैं और वहां के जो स्थायी जो पौधे होते हैं उनको जो है नुकसान पहुंचाते हैं। अनवांटेड प्लांट वहां ग्रो हो जाते हैं किसी क्षेत्र में। तो ये आक्रामक खरपतवार ये कहाँ का है? ये है उत्तरी अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका का आक्रामक खरपतवार, जो अभी तमिलनाडु के वेदाथंगल पक्षी अभयारण्य में जो है, इसके कारण जो है वहां के जो प्रवासी हैं, पक्षी हैं, और जो वहां के स्थानीय पौधे हैं, उनको खतरे में डाल रहा है। और इसके चपेट में जो है चेंगलपेट के जंगल भी आ गए हैं, और तमिलनाडु के वेदाथंगल पक्षी अभयारण्य ये भी इसके चपेट में आ गया है। क्या होता है कि ये एक परजीवी लता
जिसमें जड़ें नहीं होती। ये एक परजीवी है जो किसी और पौधे के ऊपर जो है रहता है और उसी से जो है अपना पोषण प्राप्त करता है। इनमें जड़ें नहीं होती, तो ये आरक्षित वनों पर जिस पर ये आ जाता है उससे उस पर आक्रमण कर देता है, उसको सोख लेता है, उसको नष्ट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ जो पक्षियों के घोंसले हैं जो महत्वपूर्ण किस पर पाए जाते हैं, बेरिंगटिनिया के पेड़ों पर, उन पर पाए जाते हैं। और ये बेरिंगटिनिया के पेड़ों को जो है कौन मार रहा है, कुस्कुटा डोडर, ये उन पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो साथ ही साथ भारत में जो तमिलनाडु में तिलहन और दलहन की फसलें होती हैं और चारे की जो फसलें होती हैं उनमें भी महत्वपूर्ण समस्याएं इसकी वजह से आ रही हैं। 25 देशों में इसको जो है हानिकारक खरपतवार के रूप में घोषित किया जा चुका है। 25 देशों में किसको, कुस्कुटा डोडर को हानिकारक खरपतवार के रूप में घोषित किया जा चुका है। ठीक है, तो ये काफी नुकसानदायक है फसलों के लिए, इसीलिए ये हाल ही में चर्चा में बना हुआ है। तो आपको इसका नाम याद रखना है, कुस्कुटा डोडर। कहाँ से आया है ये खरपतवार, इसका मूल स्थान उत्तरी अमेरिका। अभी ये कहाँ पर देखा गया है, तमिलनाडु में वेदाथंगल पक्षी अभयारण्य में और चंगलपेट के जंगलों में। ठीक है, हाल ही में समाचारों में एक शब्द है ब्रूमेशन। ब्रूमेशन क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है गर्म महीने के दौरान सरीसृप की एक प्रकार की हाइबरनेशन। ऑप्शन बी है सरीसृपों में निष्क्रियता की अवधि में जो आमतौर पर ठंडे महीनों के दौरान होती है उसको कहते हैं। या ऑप्शन सी है शिकार के दौरान सरीसृपों की सक्रिय और सतर्क स्थिति के लिए एक शब्द। और ऑप्शन डी है एक प्रक्रिया जहां सरीसृप अपना त्याग करते हैं, यानी अपनी जो स्किन है वो छोड़ते हैं, त्वचा को पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुकूल बनाने के लिए अपनी स्किन छोड़ देते हैं। तो ब्रूमेशन क्या होता है, ब्रूमेशन सरीसृपों में निष्क्रियता की अवधि में आमतौर पर ठंड के महीनों के दौरान जो है ये जब ठंड के समय पर जो है निष्क्रियता में चले जाते हैं तो उसको कहते हैं ब्रूमेशन। सर्दियों में सरीसृपों का निष्क्रियता में जाना कहलाता है ब्रूमेशन। तो ठंड के महीनों में बहुत सारी प्रजातियों में ये देखा जाता है, क्या देखा जाता है, ब्रूमेशन देखा जाता है। तो इसका रिकॉर्ड किया गया है और खास तौर पे जो है कछुओं में ब्रूमेशन को देखा जाता है, सांपों में, जैसे सरीसृपों में ये ठंड के समय में ये चले जाते हैं अपनी ऊर्जा बचाने के लिए। ठीक है, दुर्लभ संसाधनों को सहन करने की अनुमति इससे इनको मिल जाती है, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म काफी कम होता है जिससे उन्हें जो है हफ्तों तक बिना कुछ खाए जो है इस तरह वो ब्रूमेशन में रह सकते हैं। इनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो काम करता है। ठीक है, तो ब्रूमेशन क्यों करते हैं, क्योंकि जब पर्यावरण इनके अनुकूल नहीं रहता, प्रतिकूल हो जाता है, तो प्रतिकूल पर्यावरण परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए छिप जाते हैं ये, और इस तरह से जो है उस अवधि में ऐसी जगह शरण ले लेते हैं जहां ये अपने जीवन की रक्षा कर सकें। तो सरीसृपों को भोजन और प्रजनन के लिए जो है अधिक अनुकूल जलवायु की आवश्यकता होती है। ये तभी बाहर आते हैं जब इनके अनुकूल जलवायु होती है। तो जब अनुकूल जलवायु नहीं होती है तो ये ऐसी जगह पर आश्रय ले लेते हैं जहां केवल ये अपने जीवन की रक्षा पर ध्यान देते हुए काफी समय तक बिना कुछ खाए समय गुजारते हैं। तो इस प्रक्रिया को ब्रूमेशन कहा जाता है। तो ये प्रक्रिया हमने अच्छे से जो है समझ ली है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखें, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, जैसा कि हमारे हर सेशन में होता है, लास्ट में हम एक क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क के लिए रखते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, त्रिनाद और टोबैगो की राजधानी कौन सी है। आज ही का वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो इसी में मैंने इस प्रश्न का उत्तर बताया था, तो आप ध्यान करेंगे तो आपको जरूर ये प्रश्न का उत्तर जो है मिल जाएगा। तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। त्रिनाद और टोबैगो की राजधानी कौन सी है, ए पोर्ट ऑफ स्पेन, बी ब्रिजटाउन, सी बैरूत और डी लीमा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।